नमस्कार, जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में। दोस्तों, आज हम लोग खोरठा के सेशन में देखेंगे खोरठा व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वाक्य। वाक्य यानी कि सेंटेंस। सेंटेंस कहने से आपके नज़र में क्या आता है, ये समझने की बात है। और खोरठा में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये अभी आपको जाननी है। दोस्तों, वाक्य का जो रूप है या वाक्य का जो फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट में आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट रहते हैं। कहीं कहीं ऑब्जेक्ट नहीं भी होते हैं। खोरठा में भी कुछ इसी प्रकार से वाक्य की संरचना है। और इस संरचना को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं वाक्य किसे कहते हैं। जैसे तैसे शब्दों को अगर डाल दिया जाए तो उसे वाक्य नहीं बनती है। इसका एक बहुत ही विशेष मतलब होता है कि वाक्यों में जो शब्द डाले गए हैं उन शब्दों का कोई न कोई सार्थक अर्थ निकले। यानी कि जब शब्द को शब्द के साथ में जोड़ा जाए तो उससे एक निश्चित अर्थ निकले। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखते हैं एक फूल की माला को और एक फूलों के ढेर को, तो दोनों में आपको कौन सा पसंद आएगा? स्वाभाविक सी बात है कि आपको फूल का जो माला बना हुआ है वह बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि फूल तो वही है, सारे जो पुष्प हैं वो वही हैं, लेकिन उसे सही ढंग से पिरोने की जो कला है वो कला उसको और खूबसूरत बना देती है। दोस्तों, वाक्य भी कुछ उसी तरह के हैं। इसलिए कहता है वाक्य की परिभाषा में कि सार्थक शब्दों का ऐसी व्यवस्था, सार्थक शब्दों की ऐसी व्यवस्था जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो। यानी कि सार्थक शब्दक वैसन समूह जेकर से एक सामान्य व निश्चित अर्थ जो है ना वो प्रकट हुआ है, तब ओकरा हमनी सेंटेंस कहल जाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर तौर पर देखेंगे हम, तो कुछ भी 18-20 शब्द को एक साथ में आप लेके चले जाइए और रख दीजिए, तो क्या वो सेंटेंस हो जाएगी? लोगों को समझ में आ जाएगी? अब यहां पर जैसे हम लोगों ने समास में भी पढ़ा था और कारक में भी पढ़ा था कि शब्दों के साथ साथ में उसका सही तालमेल, उसके साथ में कौन सा कारक की विभक्ति लगेगी, कहां पर क्रिया का कौन सा रूप लगेगा, ये सारी चीजों को ध्यान देनी पड़ती है। तो वाक्य भी बस उसी का अगला रूप है, क्योंकि वाक्य तभी आप कह सकते हैं जब आपका कारक का, क्रिया का, संज्ञा का, सर्वनाम का, सभी चीजों का सार्थक रूप से सही जगह पर जो है ना पिरोया गया हो। यानी कि अगर एक माला में व्हाइट फूल के बीच में अगर कहीं पर रेड फूल, कहीं पर येलो फूल, अगर इस टाइप के पुष्प लगाए जाते हैं तो क्या होता है, वह माला और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो मेन व्यू है वह वाक्य के साथ में भी वही है। यानी कि सार्थक शब्दों की वैसी समूह जिससे एक अपेक्षित अर्थ या एक स्पष्ट अर्थ जो है वो प्रकट होता है, तब हम उसे क्या कह सकते हैं? वाक्य कह सकते हैं। तो वाक्य का यहां पर सीधा साधी सा जो मतलब है वह यही है परिभाषा में कि सार्थक शब्दक, सार्थक शब्दक वैसन समूह जैसे एक सामान्य व निश्चित अर्थ प्रकट भव है वाक्य कहल जाए। मतलब सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक विशेष अर्थ अगर प्रकट होता है तब हम उसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यानी कि वाक्य को अगर हम विदाउट अर्थपूर्ण अगर हो तो उसे हम लोग वाक्य की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। यानी कि वाक्य तभी कहेंगे जब उसका सार्थक अर्थ होता हो और उसकी एक निश्चित मतलब निकलती हो, मतलब आनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, तब हम उसे
वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, राम, रावण, धनुष, मारा। इस प्रकार से अगर हम शब्दों को लिख देते हैं तो क्या यह वाक्य बनता है? नहीं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? राम ने रावण को धनुष से मारा। एक निश्चित अर्थ प्रकट हो रहा है। राम ने कहीं भी सवाल पूछे तो आपको उसका एक जवाब मिल रहा है कि राम ने रावण को किससे मारा? तो धनुष से मारा। तो यही है एक अर्थ और सार्थक अर्थ का मीनिंग। तो सार्थक अर्थ नहीं निकले तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। अब देखिए इसकी वाक्य की जो भेद है, आप लोग क्विज बना रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं बहुत सारे सेटर्स क्विज सेट कर दे रहे हैं, लेकिन मूल बातों को छोड़ के कि वाक्य की जो भेद है उस भेद को कैसे कहते हैं। यानी कि वाक्य खोरठा में मूल रूप से दू नियर हवा है, दुई रकम हवा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाक्य जो है खोरठा में दो ही तरह का होता है। पहला तरह क्या कहते हैं, उसको हम अर्थ के आधार पर निर्धारित करते हैं कि क्या अर्थ आ रहा है, उसके आधार पर। दूसरा जो होता है उसकी रचना की दृष्टिकोण से देखते हैं कि यह किस प्रकार से रचित की गई है और किस प्रकार से आपका रचना में वह आ रही है। इनके भी भेद हैं, क्योंकि उसके अंदर नहीं जाएंगे तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो इसके भी भेद हैं। जैसे कि अगर अर्थ के आधार पर अगर हम बोलेंगे तो अर्थ के आधार पर जो है इसके 8 भेद आ जाते हैं। अर्थ के आधार पर कितने भेद आते हैं? 8 भेद आते हैं। और 8 भेद कौन कौन से हैं? तो विधानवाचक, जिसे बोलते हैं एफेक्टिव, एफरेटिव, निषेधवाचक यानी कि नेगेटिव, उसके बाद होता है आज्ञावाचक, आज्ञावाचक इंपेरेटिव, उसके पश्चात आ जाता है आपका प्रश्नवाचक, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव। इच्छा बोधक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेटेटिव। इसके बाद आता है संदेशवाहक, संदेह जो है जिसमें संदेह का गुंजाइश होता है तो उसको संदेहवाहक बोलते हैं, तो वो आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है विस्मयादि बोधक सेंटेंस हो जाता है। इस प्रकार से 8 भेद होते हैं और लास्ट में आता है शर्तवाचक। और शर्तवाचक जो होता है वो हर सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर आधारित होता है। तो ये तो आपकी क्या है, अर्थ के आधार पर ये भेद हो जाते हैं। उसी प्रकार से आपका रचना के आधार पर भी भेद होते हैं। रचना के आधार पर भी 3 भेद होते हैं यहाँ पर। रचना के आधार पर जिसको एक बोलते हैं सरल वाक्य बोलते हैं, दूसरा तरह का जो वाक्य होता है उसे बोलते हैं संयुक्त वाक्य बोलते हैं, और तीसरा तरह का जो वाक्य होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र वाक्य बोलते हैं। तो ये सारे जो वाक्य हैं इन सभी चीजों को हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। और आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से आपको खोरठा में जो वाक्य की जो परिकल्पना है, इस परिकल्पना को आपको समझाने का मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब्ड हैं तो भाई लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जुड़ेंगे तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। और अपने जो भी कंपटीटर मत समझे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिसे बहुत ज़्यादा अपना कंपटीटर समझ लेते हैं ना, वही कभी कभी आपको हेल्प कर देता है। तो हेल्प की प्रवृत्ति अपने अंदर में लाएं और आगे बढ़ें। तो यहाँ पर देखिए अर्थ के दृष्टि से जो है आधार पर 8 भेद जो है इसके है। तो कौन कौन सा है? तो पहला है विधानवाचक, दूसरा आपका आ जाएगा निषेधवाचक, तीसरा आ जाएगा आज्ञावाचक, चौथा आ जा रहा है प्रश्नवाचक, पांचवा आ जा रहा है इच्छाबोध, छठा में संदेहवाचक, सातवां में विस्मयादिवादक और आठवां में शर्तवाचक। अगर आप इस प्रकार से पढ़ेंगे, इस प्रकार से पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझाया जाएगा, इस प्रकार से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव जो है बनने शुरू हो जाएंगे। भाई साहब रट के आप नहीं पढ़ सकते हो। 100% अगर बोलोगे कि नहीं मैं रट लूंगा सर, मैं रट लूंगा सर, तो वो हो रणछोड़ दास और चतुर रामलिंगम वाला कहानी आप जान लीजिएगा कि क्या होता है उस रटा बुद्धि में।
तो 3 इडियट में ये शिक्षा जरूर मिला है कि कुछ भी चीज पढ़े समझ के पढ़ें। रटने की जो बुद्धिमत्ता है वह बुद्धिमत्ता आपको लेके डूब जाएगी। सिर्फ एमसीक्यूज 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 करते जाइएगा, लास्ट में पता चलेगा जो क्विज एमसीक्यूज में मैंने पढ़ा था वो तो आया ही नहीं। अब तो सेंटेंस घूम गया है, तो वाक्य को मैं पकड़ू कैसे? तो वहां पर आपको समस्याएं आ जाएगी। मैंने प्रारंभ से ही कहा है कि ये क्लास 100% उन छात्रों को समर्पित है जो फी देने में असमर्थ है और किसी न किसी कारण से समाज के निचले स्तर तक जा चुके हैं। दोस्तों, उनके लिए यह रामबाण होगा, यह औषधि का काम करेगा ये चैनल। और इस चैनल का मेन मोटो है कि हमने जो समाज से लिया है वह समाज को प्रदान करना है। दोस्तों, समाज को प्रदान करने के लिए ये चैनल है, तो हम लोगों ने इसे उतना ही बढ़िया तरीके से आपके सामने रखा। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। साउंड, वीडियोज, सारी चीजें आपको कैसी लग रही है? अगर ये सेटअप आपको ठीक लग रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि ये नया सेटअप कल से फिर से लागू हुआ है। यहाँ पर देखिए, अपग्रेड करने में और लगाने में समय थोड़ा सा लग जाता है, इसलिए बीच में थोड़ी क्लासेस आप लोगों की बाधित हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आगे कंटिन्यू हो गई फिर। तो ये है अर्थ के आधार पर। अब हम लोग देख लेंगे सभी की एकक परिभाषाएं और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है इन 8 का मतलब। और अगर इस 8 से रिलेटेड अगर आपके पास सेंटेंस कभी भी आ जाए तो आप सिर्फ सुनते ही सुनते आप उसकी जवाब दे पाएं कि ये जो सेंटेंस है यह क्या कहना चाहता है और यह कौन से सेंटेंस के कैटेगरी में है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले आता है विधानवाचक, यानी कि एफरेटिव। कहते हैं जे वाक्य क्रिया के हवे बा करेक्ट अवान मिलो है विधानवाचक वाक्य कहल जा है। 100% गारंटी के साथ देता हूं मैं, पीटीएफ नहीं मांगेंगे कोई भी विद्यार्थी। किसी में दम है तो इस प्रकार का पढ़ा के दिखा दे खोरठा, जिसमें भी दम है। मैं गारंटी के साथ देता हूं, आपके सामने गारंटी देता हूं कि जिसमें भी दम है इस प्रकार से पढ़ा के दिखा दे। और जो भी किताबें आप लोगों ने पढ़ी होगी तो वहां पर आप जाके मिला लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि शर्त में क्या दम है। तो 100% यहां पर आपको मैं दे रहा हूं कि किसी से भी मिला लीजिए, वाक्य पढ़ाया नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव करा देना, अरे कहीं से उठाओ कुछ भी डाल दो, ऑब्जेक्टिव बना दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, नेगेटिव हो गया, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। यहां पर देखें आप लोग और समझें, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है, एक ही कंपटीशन नहीं है जो कि आपको उस कंपटीशन के बाद और कंपटीशन नहीं देना। लड़ते रहना है, तब तक लड़ना है जब तक कि मांझी जैसा माउंटेन मैन न बन जाए। चलिए, तो जे वाक्य क्रिया के हवे बा करेक्ट अवान मिलो है तो ओकरा की कहल जा है विधानवाचक वाक्य कहल जाए। जैसे हाँ में खा हो, यहां खाना क्रिया है और खाने का जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी यहां पर प्राप्त हो रही है। देखिए यहां पर जिन वाक्यों से क्रिया के होने का, करने की सूचना मिलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विधानवाचक कहते हैं। यानी कि क्रिया है, इसके होने की और करने की सूचना मिलती है। कैसे? खा रहे हैं तो खाने की जानकारी मिलती है। सीता पढ़े लागल है, यानी कि पढ़ाई की जानकारी मिलती है। यहां से वो दूध पियो है तो दूध को पीने की जानकारी मिल रही है। अगर जानकारी मिल रही है तो आपका क्या हो जाएगा? वह विधानवाचक संज्ञा में, विधानवाचक वाक्य में वो आ जाएगा। तो विधानवाचक वाक्य कहने का मतलब क्या है? कि जिन वाक्यों से क्रिया के होने का या करने का जानकारी मिलती है। क्रिया के होने का और करने की जानकारी अगर मिलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विधानवाचक कहते हैं। नेक्स्ट को देखेंगे, दूसरा नंबर क्या था हमारा? निषेधवाचक। निषेध शब्द का मतलब क्या होता है? निषेध शब्द का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बताइए। नहीं, ना करना। यानी कि ऐसा कह सकते हैं जिन वाक्यों से कार्य के न होने का पता चले या नहीं करने का पता चले। तो जिन वाक्यों से कार्य के न होने का पता चले तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? निषेधात्मक वाक्य कहेंगे ना, या निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। यानी कि जे वाक्य काम के
नाय हवेक्टवाइन मिला है, जे वाइकले, ध्यान से सुनेंगे, नोटबुक में लिखेंगे। पीडीएफ मांगने का आप लोग कोशिश ना करें, मेरे पीडीएफ का गलत यूज हो रहा है, इसलिए मैं अब पीडीएफ शेयर नहीं कर रहा हूं। नोटबुक लेके बैठे, पढ़ाई करें। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, पढ़ाई करें, पीडीएफ के चक्कर में ना पड़ें। तो यहां पर कर जे वाइकले काम के नाय हवेक टवाइन मिला, यहां देखिए, यहां पर काम के ना हवेक टवाइन मिला, एकदम नहीं होने का टवाइन मिलता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? निषेधवाचक वाक्य बोलते हैं। वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेधवाचक वाक्य बोलते हैं। यानी कि जिन वाक्यों से काम के नहीं होने का पता चले तो हम लोग उसे बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य। जैसे यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे तो आज हम आज नाय खेलबो, मतलब मैं आज नहीं खेल पाऊंगा, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं और आज नहीं खेल पाऊंगा, आज नहीं खेल पाऊंगा, नहीं खेल पाऊंगा, हिंदी में बोलेंगे तो पाऊंगा। तो इसमें निषेधात्मक बोध होता है, क्योंकि वो खेल नहीं पाएगा। यहां पर देखेगा आज नाय खेलबो, ऊ स्कूल ना जीते, कोई कारण है जिसके कारण से वो जो है, जो अगला है सब्जेक्ट, वो स्कूल नहीं जा पाएगा। जैसे कि नेक्स्ट है, रोहन मेरे साथ नहीं चलोगे, रोहन मेरे साथ नहीं जा रहा है, कुछ कारण है जिससे वह काम नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि वह आपका क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस आपका आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस आता है आपका आज्ञावाचक, यानी कि आज्ञावाचक जो है वो। तो आज्ञावाचक में क्या होता है ये बताइए आप लोग। अभी जो मैं दिया, अभी मैं जो दिया उपदेश, वो क्या है? आज्ञावाचक में आएगा। कभी कभी लोग सोचते हैं कि जो उपदेश करने का मतलब है, मैंने जो डायरेक्शन दिया अभी कि पढ़ाई करो, एग्जाम बहुत है, तो क्या होता है ना, कभी कभी जो उपदेश जो होता है, ठीक है, कभी कभी प्रार्थना जो होता है, कभी कभी आदेश देना जो होता है, ये सारी चीजें जो आती है ना, वो सारी चीजें किस में आ जाती है? तो आज्ञावाचक में आ जाती है। उपदेश, आदेश, प्रार्थना, ये सारी चीजें आपको किस तरह के वाक्य में मिलते हैं? तो आज्ञावाचक वाक्य में मिलते हैं। यानी कि जे वाक्य आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश के टवाइन मिला है, के टवाइन मिलो है, तो ओकरा कहल जाए कि ओकरा की कहल जाए? आज्ञावाचक कहल जाए। ओकरा की कहल जाए? तो आज्ञावाचक कहल जाए। अब बताओ, आज्ञावाचक अगर कहेंगे तो हम जैसे आपको बोले अभी एक सेंटेंस कि बाबू साहब नोटबुक लेके बैठा और संगे संगे लिखते जा, उपदेश है ना एक तरह का। आपको मैं क्या कर रहा हूं? डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं कि सक्सेस कैसे मिलेगी। तो अगर सक्सेस लेनी है तो आपको पढ़नी पड़ेगी ना, आपको लिखनी पड़ेगी ना, आपको सेंटेंस को समझनी पड़ेगी ना। इसीलिए इसी प्रकार से कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आपके पीछे लिखा हुआ है गर्मी छुट्टियां पढ़िए। लोग क्या कहता है समर वेकेशन में, आजकल तो समर कैंप वगैरह का सिस्टम आ गया है। हम लोग के समय में ये सब कैंप उम्प का चक्कर नहीं होता था। वहां पर कहा जाता था कि देख बाबू, गर्मी के छुट्टी बहुत बड़ो हो, लेकिन तखन की करिए, समय टके बर्बाद नहीं करिए, तकर बाद परीक्षा है तो गर्मी के छुट्टियां पढ़िए। तो यहाँ पर ये क्या है? एक तरह का आज्ञा भी है, आदेश भी है, उपदेश भी है। अगर तो एखन स्कूल जो, तुम अभी स्कूल जाओ, ये क्या है? आज्ञा है। मम्मी बोल रही है तुम अभी माथा खराब मत करो, तुम अभी स्कूल जाओ, तो बहुत ज्यादा दिमाग तुम खराब करके रखा है, जाओ अभी स्कूल जाओ, बाद में आना, बाद में तुमको चॉकलेट खरीद देंगे। अभी नहीं खरीद देंगे, कब खरीदेंगे? तुम स्कूल से आओ तब, लेकिन तुम स्कूल जाओ। यह क्या है? आज्ञावाचक है। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है आपका, फजीरे घूमना बेस बात नहीं है। अरे फालतू में घूमना अच्छी बात नहीं है, फालतू में क्यों टाइम पास कर रहे हो? तो ये क्या है? एक तरह का उपदेश है। कटी तो है बैठा, ये क्या है? प्रार्थना है। कटी तो है बैठा, आपने से बड़ा है तो आपका अंकल जी आ गए हैं,
जब बड़े पापा आ गए हैं, कोई बगल के रिश्तेदार आ गए हैं, आपके पापा को खोज रहे हैं, तो बोलेंगे ना, अंकल जी थोड़ा सा बैठिए, मैं पापा को बुला के लाता हूं। तो तनी सुन बैठा, हमें बाप के डाइक के आना ही। तो इस टाइप का सेंटेंस अगर बन गया तो आपका क्या है, वह प्रार्थना है। तो ये सारी चीजें क्या आएगा, आपका आज्ञावाचक, आज्ञावाचक में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है प्रश्नवाचक। यहां पर देखिए प्रश्नवाचक है, यानी कि इंटरोगेटिव जो बोल सकते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक संज्ञा किस, सॉरी संज्ञा आ जाता है। प्रश्नवाचक सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति हो, है ना, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम अभी तक क्या कर रहे थे, तुम अभी तक पढ़ाई नहीं कर पाए, पढ़े नहीं हो खोरठा, इस टाइप का। तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का टवान मिलता है, जिस वाक्य ले सवाल पूछे बा जवाब जाने का टवान मिलो है, तो ओकरा की कहल जाए, प्रश्नवाचक सेंटेंस कहा जाता है, यानी कि वह आपका प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेके, तो कहां से आए रहल ही, सबसे ज्यादा यह सवाल होता है लड़कियों से। थोड़ा सा देर हो गया तो घर में सवाल का अंबार, कहां थी, क्या कर रही थी, होता है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रश्नवाचक। तुम कहां थी, इतना देर तक क्या हो रहा था, पापा गाड़ी नहीं मिल रहा था, सबको मिल रहा था, तुम्ही को नहीं मिला, ऑटो से चलाती, पैदल चलाती, कई तरह के सवाल होते हैं। तो ये है आपका प्रश्नवाचक, यानी कि जिस सेंटेंस से आपको सवाल पूछा भी जाता है और उससे जवाब आने की संभावना भी है, तब उसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक। कहीं तैयार होकर निकल रहे हैं, अगला पूछ दिया, क्या पूछा, तो कहाँ जेबे, तुम कहाँ जा रहे हो, भाई साहब तुम कहाँ जेबे, तुम कहाँ जा रहे हो, सवाल पूछ देता है ना। और खास करके तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट लोग से सवाल आता है। अभी तो सबसे ज्यादा जो परेशान हो रहे हैं सवाल को लेकर, तो वो सवाल है कि अभी तक क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर सके हो, अभी तक पढ़ते ही हो, नौकरी चाकरी नहीं हुआ है। अब देख, अब वहां पर भी बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी है, कभी जो एसएससी की परीक्षा नहीं दी है, कभी बैंकिंग की परीक्षा नहीं दिए हैं, यूपीएससी की परीक्षा कभी नहीं दिए हैं, और आप आईएएस का तैयारी कर रहे होते, तो आपको बताएगा कि काहे नहीं एसएससी की परीक्षा दे रहे हो, काहे नहीं तुम, अगर तुम रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तुमको बोले क्यों नहीं यूपीएससी में बैठते हो, देखो उसका बेटा का हो गया। और उसे खुद पता नहीं है कि क्या है यूपीएससी का सिलेबस, कितना पढ़ना है और एसएससी में कितना पढ़ना है। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य आपके सामने डाल के ही छोड़ेंगे, उसको कुछ पता नहीं। वही बोलते हैं ना, जो उसको नाखून का दर्द पता नहीं, वो किडनी का ऑपरेशन का आपको जो है ना फार्मूला बता देगा कि किडनी का भाई ऑपरेशन कैसे होता है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए थोड़ा थोड़ा सा एग्जाम्पल को समझ लेने से मजा आता है और आप लोगों को भी अच्छा लगते रहेगा। प्रश्नवाचक हम लोगों ने देख लिया, इसके बाद आ जाता है इच्छा बोध। इच्छा बोध कहने का मतलब है कि इन चीजों में बड़ा ही सुकून वाली चीज है इच्छा बोधक वाक्य में। इच्छा आदमी का गलत भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। अगर आपके शुभ चिंतक हैं, जैसे आप मेरे शुभ चिंतक हैं, हम आपके शुभ चिंतक हैं, तो हम चाहेंगे कि आपकी रिजल्ट हो जाए। और आपके दुश्मन है तो हम आपको ऐसा रास्ते में लेके जाएंगे जहां से भाई साहब आपको रिजल्ट तो होनी नहीं है, लेकिन आप उलझे हुए रहोगे जरूर। बहुत सारे चैनल्स ऐसे भी खोरटा पढ़ा रहे हैं कि आप उलझ जाओ, पूरी तरह से उलझो और फिर लेके आ जाए सामने अपना किताब और अपना नोटबुक कि भाई इसको खरीदो तब आपको इसका जवाब मिल जाएगा। भाई साहब कुछ तो अपने और अपने विद्यार्थियों का ख्याल करो। अगर बेचना ही है तो डायरेक्ट बेचो ना, फिर भावनाओं के साथ क्यों खेल रहे हो। ऐप में आओ, ये करो, सही है, अपने अपने बिजनेस के तौर तरीके हैं, लेकिन कहने का मतलब है, अगर यहां पर इच्छा बोध कहने का मतलब है कि इच्छा, मनुष्य की इच्छा, उसका आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या होता है, वो भी एक प्रकार का इच्छा है। शुभकामना, ये भी एक प्रकार का इच्छा है। इच्छाओं की जो दायरा है ना, वो बहुत बड़ा होता है। हमारी इच्छा है कि हम आईएएस बन जाए, बन पाएंगे नहीं, एज पार हो गई भाई, फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे।
आपकी इच्छा है, अभी जेएसएससी निकाल लिया, निकालने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, आपकी इच्छा है, तो मैं आपको शुभकामना देता हूं। मैं भी चाह रहा हूं, मेरी भी इच्छा है कि मेरे पास जो पढ़ रहा वो जेएसएससी की परीक्षा पास कर जाए। तो वो मेरी शुभकामनाएं हैं। जो मैं हमसे छोटे हैं उसके लिए आशीर्वाद भी है। तो इच्छाओं की जो है ना वो सेंटेंस में आपको दिख जाएंगे कि जहां पर इच्छा हो, आशीर्वाद हो और शुभकामना हो, यानी कि जे वाक्य इच्छा, आशीर्वाद व शुभकामना के टवान मिलो है तो ओकरा हमने की कहे, ओकरा हमने इच्छा बोधक, इच्छा बोध वाचक सेंटेंस कहे। ओकरा हमने की कहे, इच्छा बोधवाचक सेंटेंस। एक कि आज तो हम खिचड़ी खेबो, इच्छा का एग्जाम्पल दिया है कि आज हमको भाई बड़ा मन कर रहा है खिचड़ी खाने का, शनिवार का दिन है, खिचड़ी बना दो, आज खिचड़ी खाने का मन कर रहा है, तो इच्छा है। नेक्स्ट है देखिए, भगवान तोर भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे, ये भी एक प्रकार की शुभकामना है। तो ये भी मेरी इच्छा है कि भगवान तुम्हारी भला करे। नेक्स्ट को शुभकामना में सुखे रहा, खुश रहा, दूध भात खैया, घूरे जिया, खूब व्यस्त से रहा, मिल मेस के रहिया, मिली मेसी के रहिया। तो ये सारी चीजें क्या है, आपका इच्छा बोधक सेंटेंस है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इच्छा बोध सेंटेंस। नेक्स्ट है संदेहवाचक। अब इसमें कुछ बोलने का जगह है। लड़का लोग के लिए तो खूब ज्यादा संदेह रहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहीं घूमने चला गया तो बबार रे बवाल हो गया। तो ये वाला सेंटेंस जो होता है, ये वाला जो शंका होता है, वहां पर जिस प्रकार के भाव के साथ में जो सेंटेंस बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं संदेहवाचक सेंटेंस। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर संदेह और संभावना दोनों ही प्रकट हो जाता है वाक्य में। जे वाक्य ले संदेह या संभावना प्रकट हवे टवाइन मिले, संदेह भी होता है और संभावना भी होता है। आदमी संभावना लगा लेता है। पहले देखते हैं हम लोग कि इसमें संभावना क्या होता है और संदेह क्या होता है। संदेह यह होता है कि कहीं ऐसा हुआ तो नहीं होगा, और संभावना क्या होता है, हो सकता है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, तो आप कहीं जा रहे हैं तो आपका मन में कभी कभी संदेह आता है कि मैं जहां जा रहा हूं वहां काम होगा या नहीं होगा। उसी संभावना को लेके हम लोग चलते हैं कि काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी संदेह लगता है। किसके आधार पर, उस जिसके पास हम जा रहे हैं उसके नेचर पर संदेह लगता है कि वो आदमी होगा या नहीं होगा। यहां पर दोनों ही है, संदेह भी और संभावना भी। अगर इस टाइप का कोई भी सेंटेंस में अगर पता चलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संदेहवाचक आप बोल सकते हैं, उसको संदेहवाचक सेंटेंस बोल सकते हैं। यहां भी देखिए, ई बेरा वो पटना पहुंचल हते, इस समय तक वह पटना पहुंच गया होगा। अंदाजा कर रहा है कि अभी तक इतना समय हो गया, इतना बजे तक तो जाने का है, तो वो पहुंच गया होगा। और उसी तरह से नेक्स्ट बोलते हैं संदेह क्या है, साइंस बेरा पानी बरसे पारे। अगर बदरी है, बादल है, तो आदमी आशा करता है कि शाम तक बारिश हो सकता है। बहुत ज्यादा गर्मी भी रहता है, तब भी कहते हैं आज इतना गर्मी है, उमस है, सांझ ले पानी हवे पारे। तो ये आपका जो है, यह आपका क्या हो गया, संदेह और संभावना। नेक्स्ट देखते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वाक्य क्या है और किसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से क्या होता है, आश्चर्य हो, घृणा हो, क्रोध हो, शोक हो, इस सब का अगर बोध होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जे वाक्य ले आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि के टवाने मिला है तो ओकरा हमने की कहे, विस्मयादि बोधक। क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। यहां पर कैसे, वाह कहते बेस है, विस्मय में आश्चर्य, वाह वाह, पास कर गए, वो पास कर गया, वाह वाह बहुत बढ़िया। आश्चर्य छी, वो कितना लेटरा है, घिरना हाय, एकर नाम काम दुइयो एके रकम। नेक्स्ट है शर्तवाचक। शर्तवाचक कहने का मतलब होता है कि जिन वाक्यों में क्रिया का होना दूसरे क्रिया के होने पर निर्भर करता है। हमने पहले ही बोला था
कि शर्तवाचक वो है जिसमें क्रिया का जो होना है ना वो दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है, तब उसे हम लोग शर्तवाचक कहते हैं। यानी कि संकेतवाचक भी इसको कहते हैं। जे वाक्य ले क्रिया का वाक्य दोसर वाक्य पर निर्भर कर है, ओकरा हमने की कहे शर्तवाचक वाक्य कहे। यानी क्रिया होने का जो निर्भर है वो दूसरे पर कर रहा है, अपने पर नहीं, किसी और पर कर रहा है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं शर्तवाचक। जैसे बरखा होते तो धान होते, अभी जो समस्या है, बारिश होगा तो धान रोपनी होगा और बारिश नहीं हुआ तो भाई नहीं हुआ। पानी पड़तले तो गर्मी कम हतले, पानी अगर गिरता तो गर्मी क्या होगा कम होता। पढ़तले बाबू तो पास हतले, अगर पढ़ता बबुआ तो तुम्हारा भी रिजल्ट होता। ये सारी चीजें यहां पर आ जाता है आपका किसमें तो शर्तवाचक में, कंडीशनल में। अब हमारे सामने है दो चीजें। पहला तो है कि हमने देख लिया जितनी भी अर्थ के दृष्टिकोण से था। अब हम लोग दूसरा नंबर में जाते हैं, रचना के आधार पर जो सेंटेंस है वो उसको समझते हैं। रचना के आधार पर जो सेंटेंस है वह सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है एकदम सिंपल सरल संरचना वाला सरल वाक्य। सरल वाक्य किसको कहते हैं ये देख लीजिए। इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में ही करते। सरल वाक्य जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य यानी कि कर्ता और एक विधेय होगा, उद्देश्य का विस्तार, तो इसे हम लोग बोलते हैं सरल वाक्य। इसमें एक ही क्रिया भी होगी, एक ही क्रिया भी एक ही होगी, तो इसे हम लोग बोलते हैं सरल वाक्य। जैसे राम खेला है, खेलो है, चाहे सोहन पढ़ो है, चाहे पढ़ो है, इस प्रकार का जो सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है वो इट इज। नेक्स्ट है आपका संयुक्त वाक्य यानी कि कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस किसको बोलते हैं, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो और आपस में जुड़ा हो। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो जिसका समुच्चय बोधक हो, अवयवों का हो, और तथा एवं किंतु परंतु और मकीन मतिन ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के साथ अगर दोनों शब्द सेंटेंस जुड़े हुए हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं संयुक्त वाक्य बोलते हैं। यानी कि संयुक्त वाक्य को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इसमें ये जो शब्द हैं ये जुड़े हुए रहेंगे, यानी कि संयोजक होंगे उसके साथ में, तब हम लोग क्या कहेंगे उसको संयुक्त वाक्य कहेंगे। तो संयुक्त वाक्य कहने का मतलब है कि उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ रहेगा संयोजक। जैसे वो खट तले तो बे जाए मकिन फल नाई मिल तले, बोलते वो काम तो करता है इस जगह पर, इस बंजर भूमि पर, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं मिलता। खटता तो जरूर लेकिन उसको कोई फायदा नहीं मिलता। तो सुग में बैठ चाहे खेले जो, वो पढ़तले तो ढेरी मकन, पढ़ले तो ढेरी मकन पास नहीं कर ले, बोल रहे वो पढ़ले तो ढेरी मकन परीक्षा पास नहीं करे पार ले। तो इस टाइप का जो सेंटेंस होता है इसमें मकिन लगा हुआ है ना, तो लगा मकिन लगा हुआ है ना, सुग में बैठ चाहे चाहे लगा हुआ है। तो ये सब चीजें जो जॉइंट है वो जॉइंटर को आपको समझना होगा यहाँ पर, तब हम जान लेंगे यह क्या है कंपाउंड है, यानी कि संयुक्त जो है ना संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट और लास्ट वाक्य में मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कहते हैं किसको, कि जिन वाक्यों पे एक मुख्य वाक्य होगा, एक प्रधान वाक्य होगा, उसके साथ में आश्रित वाक्य भी होंगे। उपवाक्य, अब वाक्य और उपवाक्य क्या है ये आपका चैप्टर में नहीं है पढ़ना, अगर रहता तो मैं पढ़ा देता। उसमें क्या है कि एक प्रधान वाक्य होगा और अन्य जो है वो मिश्रित वाक्य जो है उसके साथ में चलेगा। तो ऐसी अगर स्थिति बनती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मिश्र वाक्य कहते हैं, या उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो मिश्र वाक्य में आश्रित वाक्य भी रहेगा और दोनों रहेगा, और इसमें आश्रित जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं उपवाक्य कहते हैं। पहला का तो मुख्य उद्देश्य होगा, मुख्य विधेय होगा, मुख्य वाक्य होगा और एक उपवाक्य होगा। जैसे यहाँ पर कौन ऐसा आदमी है जे गांधी जी के नाम नाय सुन ले हते। अब देखिए सेंटेंस में कौन सा ऐसा आदमी है, मुख्य वाक्य क्या है गांधी जी का नाम सुनना, यह कह क्या रहा है कौन सा ऐसा आदमी होगा जिसने गांधी जी का नाम नहीं सुना होगा। तो इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस को पहचान सकते हैं। एमसीक्यू का सेशन भी आप लोगों के सामने मैं लेके आ रहा हूं और बहुत जल्दी लाइव सेशन में आप लोगों का एमसीक्यू करवाऊंगा, वो भी चैप्टर वाइज। तो आप लोग 1-2 दिन का मुझे समय दीजिए,
एक दो दिन के बीच में हम लोगों ने जो चैप्टर जो हम लोगों ने छोड़ा हुआ है उन चैप्टर्स को भी कर लेंगे, और आगे का जो कंटिन्यू सेक्शन है उसमें पहला देखिए, एक है आप लोगों ने देखा होगा, एक गोहाइल पर्व जो है वो छूटा हुआ है। गोहाइल पर्व ये छूटा हुआ है, और खोरठा निबंध में एक छूटा हुआ है। खोरठा निबंध में भी एक छूटा हुआ है, और एमसीक्यू। ये सारी चीजें जो है आपकी अब नेक्स्ट क्लासेस में होगी। और सोच रहा हूं झारखंड सेक्शन भी आप लोगों का स्टार्ट कर दूं लाइव में। झारखंड जेपीएससी आ जाती तो क्लासेस और भी तेजी से होती, क्योंकि जेपीएससी अभी आई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि कुछ क्लासेस हम लोग अभी ड्रॉप करके रखे हैं, जैसे कि पीए की हो गई आपका, और सारी जो क्लासेस है वो सारी क्लासेस आप लोगों का ड्रॉप किया हुआ है। तो वो सारे सब्जेक्ट होंगे, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, आपका हिंदी की, इंग्लिश की, सारी क्लासेस होंगी, साइंस की एंड टेक्नोलॉजी की। तो आप लोग यहाँ जुड़े रहें, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्लास। और अगर अच्छा लगा है क्लास तो ज़रूर कमेंट करें, और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि आपका कमेंट हम लोगों को हौसला देती है और बढ़िया से बढ़िया काम करने का प्रेरणा भी देती है। धन्यवाद, जोहार एंड जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं।